अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे बात करेंगे, जिनमें से व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है? देखें, अगर हम सिंपली इसे कहें तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, कि अकाउंटिंग बिज़नेस की एक लैंग्वेज है। इनफैक्ट ये एक लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस है, लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है। आर्ट किस चीज़ का है? रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का एंड इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस का। और ये चारों काम हम करते किस पे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। यानी इसकी डेफिनेशन हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट है। किसका? फर्स्टली पे है रिकॉर्डिंग, सेकंड पे है क्लासिफाइंग, थर्ड पे है समराइजिंग, और फोर्थ पे है इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेशन या फिर इसे एनालाइजिंग कह सकते हैं। यानी अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में ये चार काम करने का जो आर्ट है वो अकाउंटिंग है। बेसिकली इनफैक्ट अकाउंटिंग जो है इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, लेकिन अकाउंटिंग का इस्तेमाल हर उस जगह पे होता है जहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाए। यानी जहाँ पे भी फाइनेंस का जिक्र आ जाए, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो, कोई भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, उसके बारे में ये चार काम करने का जो आर्ट है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना और एनालाइजिंग करना, ये चार काम करने का जो आर्ट है वो अकाउंटिंग है। द नेक्स्ट देखें, अकाउंट इस रिकॉर्डिंग को हम दूसरी वर्डिंग में जर्नल भी बोलते हैं। ये अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेज है, पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। देन इस क्लासिफाइंग को हम लेजर भी बोलते हैं। देन इसको हम ट्रायल बैलेंस भी बोलते हैं। और इस एनालाइजिंग को हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन हिस्सा ये फाइनल अकाउंट है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है आया कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। हाँ, द नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी हैं और अकाउंटिंग को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखें, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। इसकी जो पहली ब्रांच है उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसकी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। और अकाउंटिंग की जो तीसरी ब्रांच है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। यानी अकाउंटिंग को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ है? इसे हम अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट भी कहते हैं। बेसिकली इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज़ है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट है। जो चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन जो अब हम तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, उसकी कीमत का तयन करना, उसकी कीमत को एलोकेट करना, उसकी कीमत को डिटर्मिन करना, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। द नेक्स्ट, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर आएँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है
वो ट्रू रिजल्ट शो करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रू रिजल्ट शो करना, आया कि देखना उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का काम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर हम साइकिल देखें तो ट्रांजैक्शन से लेकर फाइनल अकाउंट तक, यानी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में दर्ज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग यानी लेजर में लेके जाएंगे, लेजर के बाद समराइज एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन उसके बाद फाइनलाइज किया जाता है। उसके बाद हमें पता चलता आया कि उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस शो करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ज़ाहिर है, इसका काम डिसीजन मेकिंग है, इसका दूसरा नाम डिसीजन मेकिंग भी है। ये किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होता है उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि नेक्स्ट डिसीजन में क्या करना है। देन नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक एसेट्स है कि एसेट क्या चीज़ है। एसेट्स को हम उर्दू में असासाजात कहते हैं। असासाजात, असासाजात क्या चीज़ होती है? कोई भी बेटा जो आपकी मलकियत में हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मलकियत में है वो आपके लिए असास है। फ़िलहाल ये मार्कर मेरी मलकियत में है तो ये मेरे लिए एसेट कहलाएगा। अगर कैश मेरी मलकियत में है तो वो कैश मेरा एसेट है। बिल्डिंग मेरी मलकियत है तो बिल्डिंग मेरा एसेट है। कोई भी बेटा ऐसी चीज़ जो आपकी मलकियत में हो, फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, वो एसेट है। अगर एसेट की डेफिनेशन देखी जाए तो हम यूँ कर सकते हैं कि एसेट is anything that possessed by a business anything that possessed by a business having a certain value or receivable by a business is called asset। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मलकियत या बिज़नेस की मलकियत में हो। अगर बिज़नेस की मलकियत है तो वो बिज़नेस के लिए एसेट होगा, आपकी मलकियत में है तो आपके लिए एसेट होगा, और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए और वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा भी दे, वो एसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एग्ज़ाम्पल में देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कैश हमारा एसेट होता है अगर आपकी मलकियत में है। बैंक बैलेंस आपका एसेट है। इसी तरह डेटर्स आपके एसेट्स हैं। इसी तरह बिल्डिंग आपका एसेट है। ये सब एसेट की एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट अगर हम देखें, एसेट को फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक इसकी टाइप रियल एसेट है और एक फिक्टियस है। रियल को मज़ीद हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। रियल में करंट एसेट और आपका फिक्स एसेट आता है, और फिक्टियस एसेट की कोई टाइप नहीं है। करंट एसेट को मज़ीद हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम सर्कुलेटरी एसेट भी कहते हैं और क्विक और लिक्विड एसेट भी कहते हैं। और इसी तरह जो आपके फिक्स एसेट हैं, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें आपका टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट है। द नेक्स्ट हम बात करें लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ को उर्दू में हम जिम्मेदारियां कहते हैं। जिम्मेदारियां क्या मतलब? इनको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अदा करनी है, जो पे करनी है, चाहे वो आपके डेट्स हैं या आपके ओब्लिगेशन है, वो हमारे सारी लाइबिलिटी हैं। तो बिज़नेस में लाइबिलिटीज़ क्या होगी? बिज़नेस के जितने भी डेट्स होंगे, जितने भी ओब्लिगेशन होंगे, चाहे उन्होंने अपने इन्वेस्टर को पे करनी है, चाहे वो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो चीज़ भी हम पे वाजिबुल अदा हो, जो चीज़ हम पे जिम्मेदारी बन जाए कि हमने अदा करनी है, वो सारी की सारी लाइबिलिटी है। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ भी लिख सकते हैं, लाइबिलिटी इज़ द डेट्स आर ओब्लिगेशन, debts are obligation of the business। For example के तौर पर रेंट ड्यू, यानी रेंट जो आपका ड्यू है अभी आपने अदा करना है, वो आपकी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो शख्स होते हैं
जिनसे हम उधार पर चीज़ें परचेज करते हैं और फ्यूचर में आने वाले वक्त में इन्हें हमने अमाउंट पे करनी होती है, ये हम पे जिम्मेदारी होती है क्योंकि चीज़ें परचेज की हैं तो पेमेंट देनी है, तो ये हमारे लिए क्रेडिटर हो। द नेक्स्ट अगर हम चलें तो कैपिटल। कैपिटल कैपिटल हम सरमाए को कहते हैं। सरमाया क्या चीज़ है? सरमाया कैपिटल बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं। यानी ये तमाम वो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस को बिजनेस स्टार्ट करते वक्त या पुराने बिजनेस को एक्सटेंड करते वक्त प्रोवाइड करता है। इसकी डेफिनेशन हम यूँ लिख सकते हैं कि कैपिटल इज द सोर्सेज ऑफ फंड, sources of fund provided by the owner to start or extend an existing business। यानी नया बिजनेस जो है उसको शुरू करने के लिए या पुराना बिजनेस जो है उसको एक्सटेंड करने के लिए जो भी हम सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। सपोज करें एक मिस्टर बाबर है, वो बिजनेस शुरू करते वक्त 5 लाख रुपया एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेके आता है, तो वो जो 5 लाख रुपया है वो उसका कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल 3 किस्म के हो सकते हैं, बिगिनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, और तीसरा एंडिंग कैपिटल। अगर हम साल के शुरू में अपना जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसके शुरू में अगर हम इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, उसके शुरू में अगर हम फंड्स लेके आएँ तो वो हमारा जो है वो बिगिनिंग कैपिटल होगा। अगर साल के दौरान लेके आएँ तो वो हमारा फ्रेश कैपिटल होगा, और साल के एंड पे लेके आएँ तो वो हमारा एंडिंग कैपिटल होगा। ये इन शेप ऑफ कैश भी हो सकता है और किसी चीज़ में भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह की शक्ल में भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है। द नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपेंस की, एक्सपेंस को हम उर्दू में खर्चे और एक्सपेंसेस अखराजात या खर्चे वगैरह कहते हैं। अखराजात इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हम कह सकते हैं कि एक्सपेंस इज एन एक्सपायर पोर्शन ऑफ कास्ट, यानी किसी चीज़ की कीमत का वो हिस्सा जो एक्सपायर हो जाए। इट मीन जिसे हम यूटिलाइज कर लें, जिससे हम यूज़ कर लें, जिसे हम इस्तेमाल कर लें, किसी चीज़ की कीमत का वो हिस्सा जिससे हम फ़ायदा उठा लें, वो एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जांपल देखें, ब्राइटो पेंट है, वो हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके जितना हम इस्तेमाल कर लेंगे वो हमारा एक्सपेंस बनता जाएगा। सपोज़ करें वो ब्राइटो पेंट 1000 रुपये का उसका डिब्बा है, अगर उसमें हम हाफ़ जो है वो यूज़ कर लेते हैं, हाफ़ अभी पड़ा है, तो जितना यूज़ करेंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। तो एक्सपेंस में हम कह सकते हैं रेंट पेड, कि हमने रेंट अदा किया है, रेंट अदा किया है तो ये भी एक्सपेंस है। सैलरी पेड, सैलरी अदा की है तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। अगर रेंट पे कर रहे हैं, अगर एडवांस पे करें वो हमारा एसेट बन जाता है प्रीपेड के ज़ुमरे में, कि हम फ्यूचर में उसका फ़ायदा लेंगे। वैसे रेंट पे करें तो इससे पहले हम उसकी खिदमात ले चुके होते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस कहलाता है। द नेक्स्ट हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू हम आमदनी को कहते हैं या आमदनियों को कहते हैं। आमदनी क्या है? आमदनियाँ क्या हैं? बेटा, आप चीज़ों को सेल आउट किया जाए या सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, इनके बदले जो चीज़ हमें रिसीव होती है वो हमारे लिए रेवेन्यू। सपोज करें हम गुड्स सेल करते हैं, तो गुड्स के बदले उन्हें सेल आउट करके जो भी पैसा आएगा वो रेवेन्यू। हम एज एजेंट के तौर पर काम करते हैं, इसके बदले जो कमीशन हमें मिलेगी वो रेवेन्यू है। हम सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज के बदले जो हमें सैलरी वगैरह मिलेगी वो हमारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन देखी जाए तो यूँ हो सकती है, इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो चीज़ें हमने सेल की उनकी प्राइस है, आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस।
कि बिज़नेस में चीज़ें सेल आउट करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो भी प्राइस रिसीव की जाती है वो हमारा रेवेन्यू है। इसके एग्जांपल में देखें तो हम कहते हैं रेंट रिसीव, कि हमने रेंट रिसीव किया, ये आमदनी। कमीशन रिसीव, सैलरी रिसीव, ये सारी की सारी आमदनियाँ कहलाती हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू के बारे में। होप आपको समझ आ गई होगी।